नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी अहम खबरें। और आज बात राहुल गांधी के ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश में सियासी घमासान की हम बात करेंगे। बीजेपी कांग्रेस में इसे लेकर तगड़ी बयानबाजी जारी। ओबीसी के 27% आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस बढ़े हुए आरक्षण कोटे पर स्टे लगा रखा है। सीएम शिवराज के बुरहानपुर दौरे से जुड़ा जिक्र करेंगे, जहां विकास कार्यों की सौगात दी गई। महंगाई को लेकर अल्लाह बोल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी दी। चलिए मध्य प्रदेश की इन तमाम खबरों को विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर के एक दिवसीय दौरे पर थे। यहां उन्होंने गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में शामिल होकर के 173 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया। कोविड गाइडलाइन के पालन के तहत ऑडिटोरियम में केवल 250 लोग थे। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने सरकारी अस्पताल का नाम स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर कर दिया है। इस दौरान पूर्व मंत्री अर्चना चिटनेस, विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा, राहुल गांधी के पास कोई जनाधार नहीं है। 2 जगह से चुनाव वो लड़ते हैं, खुद डरते हैं। राहुल गांधी सिंधिया जी पर बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांके। राहुल ने, जिसमें ना जमीनी पकड़ है, जिनके पास न जनाधार है, खुद को चमकाने के लिए वो कुछ भी बयान देते हैं। पंजाब में क्या हो रहा है ये सबको पता है। उधर सिंधिया को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी निशाना साधना जारी रखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सिंधिया के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इंदौर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री अरुण यादव ने कहा कि एयर इंडिया और सिंधिया दोनों का बिकने का इतिहास रहा है। सिंधिया आज जहां भी पहुंचे हैं, दोनों की स्थिति एक जैसी है। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बहुत तेज हैं। वो जानते हैं सिंधिया एक बार बिके तो बार बार बिकेंगे, इसीलिए ऐसे विभाग दिए जहां सरकार ने सब कुछ पहले ही बेच दिया। अगर वो नहीं डरते थे तो फिर 2 जगह से चुनाव लड़ने की जरूरत उन्हें क्या पड़ गई थी। पहले अपना गलेवान झांकें। कांग्रेस के अंदर जिनकी जमीन में पकड़ है, जिनका आधार है, जनाधार है, उन व्यक्तियों को दरकिनार किया जा रहा है। तो ये कांग्रेस को तोड़फोड़ करके गए, लेकिन कांग्रेस जैसा मजबूत स्तंभ है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा, दोगले जितनी जल्दी निकल जाएं, मेरी शुद्ध कांग्रेस बचे, मैं उसके सहारे विजय हासिल कर लूँगा दिल्ली में। तो एक बड़ा धोखा मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक निर्वाचित सरकार को गिराने का काम उन्हीं के लोगों ने किया, और गिराने वाले सिंधिया खुद। वहीं भोपाल में आज युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के चढ़ते दाम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए आज भी इस क्रम में साइकिल रैली निकाली। भोपाल के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में साइकिल पर सवार होकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ना तो मास्क पहना, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज भोपाल में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में साइकिल रैली निकालकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विक्रांत भूरिया है। आज बहुत बड़े पैमाने पर यूथ कांग्रेस ने साइकिल रैली के माध्यम से राजभवन का घेराव रखा है, और ये महंगाई के आंदोलन बढ़ते जाएंगे जब तक कि ये महंगाई कम नहीं होती है, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तेल सब महंगा कर दिया है, आम जनता की कमर टूट गई है कोरोना काल के बाद। ये सरकार, ये पेट्रोल को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इनको रोक दिया है। समझाइश दी जा रही है कि आगे न जाए। अब देखना होगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन
आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आरिफ मसूद है, भोपाल के विधायक है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता साइकिल पर रैली निकालकर यहाँ पर पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। रेत के अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली मुरैना एसडीओ श्रद्धा पांडे के समर्थन में वन अमला आ गया। उनके समर्थन में अपर प्रधान मुख्य संरक्षक शशि मलिक ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखा। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि अच्छे काम करने वाले का इस तरह तबादला करना व्यथित करने वाला है। इससे रेत माफिया के हौसले बुलंद होते हैं। 3 महीने 2 दिन पहले एसडीओ की जिम्मेदारी संभालने वाली श्रद्धा ने चंबल में अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चलाई और इतने कम वक्त में 89 वाहनों को पकड़ा है। बौखलाए माफिया ने उन पर कई बार जानलेवा हमला तक किया। इसके बावजूद श्रद्धा रुकी नहीं, उनकी मुहिम जारी रही। ऐसे में उनकी तारीफ के बदले तबादला रेत माफिया के हौसले बढ़ाएगा, बाकी वन अमले का मनोबल भी इससे गिरेगा। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी से के मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी से सूबेदार सिंह रजौदा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका। रजौदा साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अब वन विभाग का अमला भी इस बात को कह रहा है, जो पहले विपक्ष कह रहा था कि ईमानदार ऑफिसर का इस तरह कुछ महीनों में ट्रांसफर पूरे विभाग का काम करने वालों का मनोबल गिरा रहा है। ऐसा जी मैं ये कहूंगा, ये देखो, ये मीडिया में उसको ज्यादा हाईफाई उनको दिखा करके उनको इतना उत्साह बढ़ा दिया कि अमोलकेपुरा में मर्डर हो गया और वहाँ साधारण व्यक्ति मारा गया। अगर वहाँ पे पब्लिक आ जाती, आमने सामने हो जाता तो कितनी बड़ी वारदात हो जाती। लेकिन कैसे भी प्रशासन ने उसको काबू में किया। और ऐसा थोड़ी होता है कि कोई वन रक्षक चले जाए तो किसी भी को गोली चलाया है। गोली चलाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश लेना पड़ता है और तब गोली चलती है। और फिर महावीर सिंह तोमर का तो कोई दोष था नहीं। सूबेदार जी, यहाँ बात किसी एक प्रकरण की नहीं हो रही, उन पर एक नहीं कई बार अटैक हुआ है। और साथ ही साथ अब की बार ये मीडिया या विपक्ष नहीं कह रहा, वन विभाग के अफसर कह रहे हैं कि ऐसे ट्रांसफर से उनका मनोबल गिरेगा। अरे विपक्ष कह रहा होगा, ये तो ट्रांसफर तो एक प्रक्रिया है और ये अभियान तो हम चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है कि कहीं भी जमीन, हम जहाँ जमीनों पे कब्जे थे उसको खाली कराने का, दूध के खिलाफ, रेत के खिलाफ। लेकिन इसमें ट्रांसफर हुआ तो कौन सा पहाड़ गिर गया? ये तो एक रूटीन की प्रक्रिया है ट्रांसफर होने की। तो कहीं ज्यादा अच्छी जगह तो हो सकती है या जहाँ कोई ऐसा प्रकरण बन रहा हो कि वो कोई वारदात करवा दे बड़ी। देखो भाई, मैं एक बात कहूंगा भ्राता जी कि कोई जब मीडिया में उनको जगह मिल गई ना तो फिर उन्होंने खाली ट्रैक्टर जा रहे हैं उनको रख दिया, कोई सिंध का रेत ला रहा है उसको रख दिया डंपर को, कोई खदान से पत्थर ला रहा है उसको रख दिया। तो ये प्रक्रिया तो ठीक, वो तो अभियान तो हम चला रहे हैं, लेकिन अभियान में पारदर्शिता होना चाहिए। झूठे साचे प्रकरण बना के मीडिया में, चलिए अगर ऐसा था तब भी ऐसा था, तब प्रशासन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि अगर कोई नियम विरुद्ध इस तरह पब्लिसिटी के लिए कर रहा है तो फिर ऊपरी प्रशासन क्या कर रहा था। पर यहाँ तो बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि जो हुआ उससे मनोबल गिरेगा। चलिए, आपका पक्ष है, के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। मिश्रा जी क्या कहेंगे? देखिएगा, सूबेदार सिंह रजौदा साहब जो हैं जो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उससे पूरी तरह लग रहा है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ही रेत माफिया काम कर रहे हैं। मैं खुद विधानसभा के उपचुनाव के दौरान 6 माह तक ग्वालियर चंबल संभाग में रहा हूं। वहां पर समानांतर सरकार रेत माफियाओं की चल रही है। रेत माफियाओं ने जब इस प्रदेश के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया साहब के घर तक को निशाना बना दिया, अधिकारियों पर फायरिंग की जा रही है, एसएफ बीएसएफ की टुकड़ियों को मारा जा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी चौथी बार एक खरीदी हुई सरकार के
मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़े जोर शोर से कहते हैं कि शिवराज सिंह जी अब की हम अपुन बहुत खतरनाक मूड में हैं, या तो अपराधी और माफिया भाग जाएं, नहीं तो 10 फुट गड्ढों में गाड़ दूंगा। गड्ढों में कौन गड़ रहा है? एसडीओ फॉरेस्ट श्रद्धा पांडेय जी। मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी सीहोर में किनके डंपर पकड़े थे? सुश्री पांडे जो इंस्पेक्टर थी, खनिज इंस्पेक्टर, उनका चालान बनाना ही मुख्यमंत्री जी को नागवार लगा, क्योंकि उनके परिवार के लोगों के वो डंपर थे। उन्होंने मिसेस पांडे को ट्रांसफर कर दिया। उषा ठाकुर जी जो मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री हैं, उनके संबंधित एक माफिया उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी महू में, जो इंदौर जिले में आता है, वहां रेंजर आर.एस. शुक्ला ने उनको पकड़ लिया डिप्टी रेंजर में। तो अभी का मुद्दा के मिश्रा जी, निवेदन सुनिएगा आप। यदि मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूबेदार सिंह जी कह रहे हैं ना कि ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ट्रांसफर किन के हो रहे हैं। उस आर.एस. शुक्ला को न केवल ट्रांसफर किया बल्कि अभी 15 दिन पहले सस्पेंड भी कर दिया है। तो जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, माफियाओं पर नकेल डाल रहे हैं, उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है। ठीक है, सूबेदार जी इस पर उत्तर देंगे कुछ? असल में मैं मिश्रा जी से कहना चाहता हूँ। मिश्रा जी कह रहे हैं कि एक अच्छे अधिकारी को, ईमानदार अधिकारी को तबादला कर दिया। तो तबादला तो आप भी जानते हैं कि एक तो रूटीन की प्रक्रिया है, लेकिन जो कांग्रेस करती थी वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। जरा बता दीजिए, मिश्रा जी को मैं मुरैना का उदाहरण दे रहा हूँ जी। रियाज इकबाल एक बहुत ईमानदार ऑफिसर थे, एसपी थे मुरैना के, और 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना हुआ था उनको, और उनको इनकी सरकार ने 24 घंटे में, मैं कहता हूँ कि ऐसे कभी हुआ नहीं कि पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर का चलिए सूबेदार जी, तत्काल ट्रांसफर। सूबेदार जी और मिश्रा साहब, अभी मसला ये कतई नहीं था जिन उदाहरणों का आप बता रहे हैं। मसला ये था कि वरिष्ठ अधिकारी, श्रद्धा के वरिष्ठ अधिकारी पत्र लिखकर अपने वरिष्ठों को कह रहे हैं कि ऐसा करने से पूरा डिपार्टमेंट का मनोबल गिर रहा है। इस पर प्रतिक्रिया चाहते थे, पर शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने की। नमस्कार। एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सत्र सिर्फ 4 दिनों का है। विधायकों के लिए सवाल लगाने के लिए कम वक्त मिला है। पूरे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान आया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का पत्र मिला। विधानसभा के नियमों के मुताबिक प्रश्न लगाने के लिए 25 दिनों का समय दिया जाता है। अब इंटरनेट के जरिए कई सूचनाएं और जानकारियां विधानसभा द्वारा दी जाती हैं। विधायकों को प्रश्न और विधानसभा की कार्यवाही के बारे में इसी माध्यम से अवगत कराया गया। कम समय देने का आरोप लगाने को लेकर उन्होंने कहा, कांग्रेस शासनकाल से लेकर कई मानसून सत्र में सर्वाधिक 265 प्रश्न विधायकों ने लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के किसी व्यक्ति को विधानसभा में प्रवेश नहीं मिलेगा। तारीख के लिए 265 प्रश्न आए हैं, 265। उसके पहले एक हुआ था, उसमें प्रथम दिवस में 185, 185, 195 आए। इस बार 265 है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि विधायक को नहीं लगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद ये विधानसभा के साथ कोई बात हो रही तो नाइंसाफी है। विधानसभा की चीजों को समझना चाहिए, मैं ऐसे ही समझता हूँ। विधानसभा मानसून सत्र में देवास के नेमावर हत्याकांड का मुद्दा गूंज सकता है। कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। भोपाल के मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकमान की हरी झंडी के बाद स्थगन प्रस्ताव लगाया। कांग्रेस पहले से मामले में सरकार को घेर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने संगठन स्तर पर जांच के लिए वरिष्ठ नेताओं की समिति बनाई थी। स्थगन प्रस्ताव में विधानसभा की सभी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा का प्रावधान होता है। कुल 10 विधायकों की सहमति के साथ विधानसभा की प्रस्ताव स्वीकृति आवश्यक होती है। बहुत सारे अभी तो कोरोना का ही मुद्दा है, जो फेल्यूर था, ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं थे, रेमडेसिविर चोरी है, ये सारे मुद्दे मैं ही स्थगन ला रहा हूँ। नेमावर की घटना, उसको लेकर मैंने स्थगन लगाया है। बहुत सारी ऐसी बातें जिस पर चर्चा होना चाहिए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, होशंगाबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। इस घटना से पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पूरा मामला बाबई के चोराहट गांव का है। पुरानी रंजिश के चलते सोमेश चौधरी नाम के शख्स का 7 से 8 लोगों ने दोनों हाथ काट दिए।
वो तड़पता रहा, कराहता रहा। बड़ी मुश्किल से वो थाने पहुंच पाया। दोनों हाथ से उसके खून टपक रहा था और ऐसे में पुलिस उसके बयान दर्ज करती रही। बेहद शर्मनाक और दर्दनाक तस्वीरें। पुलिस घायल युवक से सवाल जवाब पूछती रही। क्या पुलिस को जाहिर तौर पर ये समझ में नहीं आ पाया कि उसे पहले इलाज चाहिए? ज्यादा खून बहने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती, क्या ये पुलिस को नहीं पता? लेकिन बेपरवाह, लापरवाह खाकी सरकारी ढर्रे पर चलती नजर आई। बाद में युवक को गंभीर हालत में होशंगाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल किया। इलाज के लिए युवकों को नागपुर रेफर किया। युवक कोमा में है। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश अब कर रही। उम्र बताओ। उम्र सोमेश की 28 वर्ष। अभिषेक गौर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक, बताएं क्या हुआ है, वाकया बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये होशंगाबाद के बाबई के ग्राम चौराहे की घटना है, जहां पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही 7-8 लोगों ने एक युवक के दोनों हाथ काट दिए थे। वह कटे हाथ घायल बाबई पुलिस थाने लेकर पहुंचा, जहां पर बुरी हालत में तड़पते हुए पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए। पीड़ित घायल युवक पुलिस कर्मियों को जब बयान दर्ज करा रहा था तब उस समय के लाइव वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कोहनी से नीचे के दोनों हाथ कटे हुए हैं। घायल तड़पते हुए पुलिस को बयान दे रहा है। जी, इस पूरे मामले में क्या पहले इलाज नहीं मिल सकता था उसको? क्या इस पर किसी ने सवाल पूछा है पुलिस से? कोई उत्तर दे पाए कि पहले ये लिखित कार्रवाई जरूरी थी या इलाज जरूरी था? जी बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने को देखने को आई है, जहां पर युवक दोनों हाथ कटे हुए लेकर वहां थाने में खड़ा रहा। बावजूद इसके पुलिस ने उसको प्राथमिक उपचार नहीं दिया और वह बयान दर्ज करते रही। जी, इस मामले में लोगों का विरोध भी होगा, गुस्सा भी होगा। आरोपियों के बारे में पुलिस क्या कर पाई? यहाँ कार्रवाई रिपोर्ट लिखने के तौर पर तो बिल्कुल तत्परता देखी, एक्शन क्या हुआ? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा अभी आरोपी फरार हैं। पुलिस इस मामले में आधार टीम बनाकर जांच कर रही है अभी। तो अभिषेक हमको बता रहे हैं इलाज के लिए अभी गंभीर हालत में युवक को नागपुर रेफर किया। युवक की हालत के बारे में अभिषेक कुछ पता चला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा युवक अभी गंभीर हालत में है। उसको नागपुर रेफर किया गया है, जहां उसका अभी इलाज जारी है। वो अभी कोमा में है युवक। कुछ सवाल है IBC 24 जो इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद उठा रहा है। बयान दर्ज करना ज्यादा जरूरी है या जान बचाना? मानवीयता कोई चीज होती है? इस पूरे प्रकरण में ना तो मानवता का ख्याल रखा गया है और ना मानवता के साथ साथ जो प्रोटोकॉल है उनको ही ध्यान में रखा गया। कैसे इतनी असंवेदनशीलता पुलिस बरत सकती है? बयान दर्ज करना ज्यादा जरूरी है या जान बचाना? इन तस्वीरों को देखकर स्पष्ट तौर पर समझ में आया कि पुलिस कैसे युवक का बयान लेती रही, उसके हाथ से खून रिसता रहा। 7 से 8 लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के दोनों हाथ काट दिए और शिकायत दर्ज कराने के लिए बाबई थाने पहुंचा था युवक। सामने रिपोर्ट लिखी जाती रही, युवक तड़पता रहा। क्या इस मामले में ठीक नहीं होता कि पहले अस्पताल ले जाया जाता, इलाज शुरू किया जाता और उसके बाद फिर उसके बयान लिए जाते? मुश्किल से वो थाने पहुंचा था, दोनों हाथों से उसके खून टपक रहा था। ये जो तस्वीरें हैं ये डराती भी हैं और विचलित भी करती हैं। ध्यान पर बताया। एयरपोर्ट अथॉरिटी पश्चिम क्षेत्र मुंबई के कार्यपालक निदेशक ने अपने भोपाल दौरे के दौरान राजा भोज एयरपोर्ट परिसर में पौधारोपण किया। भोपाल में बन रहे आधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का भूमि पूजन करने भोपाल पहुंचे कार्यपालक निदेशक ने बताया कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण हो रहा है। इसी के तहत पौधारोपण किया गया। उसके साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर ने पौधारोपण किया। राजधानी के एयरपोर्ट के पार्क की देखरेख गोयल TMT के सहयोग से की जा रही है और अब तक सैकड़ों पौधे यहां रोपे जा चुके हैं और इसके लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर KL अग्रवाल ने गोयल TMT को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। हाँ, ये आग वृक्षारोहण हमने किया है। तो आज़ादी का वन महोत्सव करके आज़ादी का जो 75 इयर्स का जो हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है ट्री प्लांटेशन का। इसके तरफ से
आज हम सब एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये पूरे वेस्टर्न रीजन के जितने भी एयरपोर्ट हैं उसमें पौधारोपण किया जा रहा है सब एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर भी गोल टीम के द्वारा इसमें सहयोग प्रदान किया गया और हमारे आरडी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। हम गोल टीएमटी के बहुत आभारी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।